हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आचार ई लर्निंग। मेरा नाम है कुलदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें और हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, जिससे हम कुछ बेहतर कर सकें। आज के इस वीडियो में हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना है। हमने लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव और चिन्ह का मतलब होता है निशान, यानी कि जो भी ठहराव और उसका ठहराव या रुकने के लिए जो भी हम निशान का प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे विराम चिन्ह होते हैं। जैसे कि एक शिक्षक की दृष्टि से अगर देखें तो हम एक क्लास में एक कहानी सुना रहे होते हैं, तो कहानी सुनाते टाइम पे हमें अपनी ध्वनि में कुछ उचित ठहराव की आवश्यकता होती है। हमें अपने बात को कहने के लिए एक बल देना होता है, किसी शब्द में बल देना होता है, कहीं पे आश्चर्य दिखाना होता है, कहीं पे प्रश्न पूछना होता है। तो इन सभी चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए लिखित तौर पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर सीधी तरीके से बात कहें तो गद्य या पद्य का विराम चिन्ह एक जान होते हैं। यानी कि अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो एक गद्य और पद्य में जान डालते हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरह से हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग किया जाता है। अगर परिभाषा की बात करें तो शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषयों को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपर्युक्त विराम पाने के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अच्छा, श्री कामता प्रसाद गुरु जी थे, उनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है, लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें मुख्य रूप से 13 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब विराम चिन्ह के प्रयोग प्रकार के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम से तो सभी लोग जानते होंगे, यानी कि जहाँ पर बात खत्म होती है। जैसे राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, यहाँ पे बात खत्म हो गई तो हमने अंत पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया, यानी कि यहाँ पे पूरी बात खत्म हो गई, जहाँ पे बात खत्म हो जाए वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अर्धविराम की। अर्धविराम यानी कि पूर्ण विराम से जहाँ पे कम समय के लिए रुका जाता है, यानी कि कथन की जरूरी बात। जैसे मैंने बहुत कोशिश की, ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्प यानी कि अर्धविराम का प्रयोग होगा, पर वो नहीं रुका, तो यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। अर्धविराम क्या होता है, एक बिंदी और उसके नीचे कॉमा लगता है, यानी कि वो अर्धविराम का प्रयोग होता है उस तरह से। फिर होता है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, जहाँ पे अधूरी बात हो या समान बातें की जा रही हो, समान प्रकार की बातें की जा रही हो। जैसे कटहल सब्जी की बात हो रही हो तो वहाँ पे कॉमा लगाते चले जाते हैं कि मैं बाजार गया, मैंने टमाटर, मटर, आलू, बैगन आदि सब्जियां खरीदी, तो यहाँ पे कॉमा लगता चला जाएगा, तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में इसको कॉमा बोलते हैं। अब बात करते हैं अपूर्ण विराम, न्यून विराम, विवरण चिन्ह, उपविराम या विसर्ग की। यानी कि दो जो डॉट लग जाते हैं, जिनको हम इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं, अपूर्ण विराम। फिर बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर बात पूछी गई हो, यानी कि जैसे मैंने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो यहाँ पे बात पूछी गई है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। फिर होता है विस्मय विराम या आश्चर्य चिन्ह, यानी कि हम अपने सुख को, दुख को, आश्चर्य को, विस्मय को, उल्लास को प्रकट करने के लिए जो भी हम प्रकट करने के लिए हम जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, विस्मय विराम चिन्ह होता है। इस तरह से एक पूर्ण विराम की तरह डंडा और उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो विस्मय विराम चिन्ह हो जाता है। फिर होता है निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह या समासिक चिन्ह, यानी कि जो समान शब्द होते हैं, जैसे भिन्न भिन्न, ठीक है, हर हर,
भर भर। तो इन सब चीज़ों, दो शब्द जो समान तरह के प्रयोग किए जाते हैं उनके बीच में हम डैश लगाते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। या निर्देश देने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वहाँ पे डैश का प्रयोग किया जाता है। फिर होता है योजक या संबंध चिन्ह। संबंध चिन्ह यानी कि हाइफन लगता है, यानी कि जैसे हम लोग जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज़ टैग करनी होती है, जब दो नाम लिखते हैं तो लगातार स्पेस बनाने के लिए अगर हम स्पेस कर देंगे तो वो हाइपर लिंक टाइप का नहीं दिखाएगा, तो उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो उस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि संबंध दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लाघव विराम या संक्षेप सूचक। लाघव विराम या संक्षेप सूचक मतलब क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम लोग यूपी टेट से क्या बनेंगे, सहायक अध्यापक बनेंगे। तो सहायक अध्यापक को लिखने के लिए शॉर्ट में सा लिखते हैं, फिर ये लाघव विराम का प्रयोग कर लेते हैं और आ लिख लेते हैं, इसके बाद भी लाघव विराम का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, लाघव विराम चिन्ह हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं त्रुट विराम या हंस पद। त्रुट विराम क्या होता है, जैसे हमने कोई पंक्ति लिख रहे होते हैं, उसमें हमने एक शब्द को नहीं लिखा, बाई मिस्टेक हमने वो चीज़ें छोड़ दी, नहीं लिखी, तो उसको हम सुधारने के लिए क्या करते हैं, एक हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उस शब्द को हम ऊपर लिख देते हैं लाइन के। तो ये चिन्ह होता है त्रुट विराम या हंस पद। फिर बात करते हैं कोष्ठक की। कोष्ठक क्या होते हैं, तीन प्रकार के कोष्ठक होते हैं, एक छोटा कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट, और ये बड़ा कोष्ठक, और ये क्या होगा, मंझला कोष्ठक। ठीक है, तीन प्रकार के कोष्ठक होते हैं। फिर होता है तुल्यता सूचक, यानी कि जब हम किसी चीज़ को बराबरी दिखाते हैं वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं, वो तुल्यता सूचक होता है। फिर होता है तारक चिन्ह या फुटनोटों के लिए जो चिन्ह होते हैं, यानी कि जैसे हमने स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब कोई शब्द लिखा होता है उसके ऊपर एक स्टार बना होता है, फिर वो स्टार का मतलब नीचे उसी पेज के उसके नीचे पे स्टार का उस शब्द का लिखा होता है, उस शब्द का अर्थ लिखा होगा, उसकी परिभाषा लिखी होगी, उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है। तो वो चिन्ह क्या होता है, तारक चिन्ह या फुटनोट के लिए जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं, उसमें स्टार होते हैं, प्लस होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं या हैशटैग लगा होता है, तो ये सारे चिन्ह लगे होते हैं। फिर होता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह सिंपल होता है, दो कोलन लगा के एक डैश कर दिया, ये हो गया विवरण चिन्ह। फिर होता है अवतरण विराम या उद्धरण चिन्ह। अवतरण विराम यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक दिखाते हैं या परिभाषा लिखते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देते हैं, यानी कि स्पेसिफिक दिखाने के लिए हम जो चीज़ का प्रयोग करेंगे वो क्या होते हैं, अवतरण विराम चिन्ह। फिर होता है लोप विराम या वर्जन चिन्ह। लोप विराम, जैसे हमने बोला कि 1 से 100 तक की गिनती को लिखना है, तो आप क्या करते हैं, 1 से लिखा, 1, 2, 3, डॉट 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 ऐसे लगाते चले गए, तो ये क्या होगा, लोप विराम चिन्ह, यानी कि इसके आगे कंटिन्यूटी दिखाता है कि इसके आगे इसी तरह और बढ़ते आपको जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये हमको पहचानना है। कि नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, क्या ये सही है कि गलत है। चलिए आगे एक बार पढ़ लेते हैं कि मैं क्या कहता, यानी कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन सही है। ठीक है, फिर उसने बोला कि उसने पूछा कि तुम कहाँ थे, तो इसने पूछा अल्प विराम तुम कहाँ थे, ये इन्वर्टेड कॉमा की में बात हो गई और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ये भी सही है। फिर होता है महक रागनी श्वेता, यानी कि नाम की बात हो रही थी तो यहाँ पे कॉमा लगा, महक रागनी श्वेता आदि भी आई, फिर यहाँ पे अल्प विराम लग गया। फिर ये सब अब गाना गाएंगी, यहाँ पे बात खत्म हो गई, तो यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग कर लिया गया, यानी कि ये भी सही है। तो इसमें हमारा ये अशुद्ध कौन सा हुआ, नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, तो ये वाला गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसमें नहीं के बाद कॉमा लगना जरूरी था। फिर बात करते हैं जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक लगेगा, नहीं लगेगा। अल्प विराम लगेगा, यानी कि जब बात खत्म हो गई तो वहां पे कौन सा लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। जहां बात खत्म हो जाती है तो हमारा कौन सा विराम लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता यानी कि जब हम बराबरी का निशान दिखते हैं, यानी कि हम इक्वल टू का लगाएंगे, यानी कि हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला क्वेश्चन आंसर सही होगा। फिर तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे, यानी कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसमें कौन सा चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे लगता है, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर
आखिरी क्वेश्चन है कि जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। इसमें जाना है के बाद एक कॉमा लगेगा, यानी कि वो क्या बोलेंगे, अल्प विराम, तो जल्दी जाओ, तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी पहले वीडियो में कि अगर हम डेली टारगेट सेट करेंगे और उस हिसाब से पढ़ते रहेंगे तो हमारा कोई भी एग्ज़ाम होगा, एक दिवसीय जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, या कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, वो बहुत ही आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप बात हिंदी की करें तो हिंदी में जनरली क्या होता है, हम सब कुछ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन विराम जैसे होता है, विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, मुहावरे होते हैं, हम इनको अलग टाइम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम डेली रूटीन में इनको डालें और डेली 5 से 10 शब्द को डेली हम रिवाइज करते रहें, और जो भी हम पिछले पढ़ते जाएं उनको भी रिवाइज करते जाएंगे, तो हमारे दिमाग में वो भी साथ साथ तैयार होते चलेंगे। क्योंकि ये 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं, लेकिन वो 1-1, 2-2 नंबर आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे जिसके हृदय में दया ना हो तो वो क्या होगा, निर्मम। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। सुग्रीव जो रामायण में सुग्रीव थे, तो उसकी ग्रीवा बहुत ही सुंदर थी, तो उसकी बात होगी कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो क्या होंगे, सुग्रीव। ठीक है। जो मांस नहीं खाता, यानी कि जो मांस नहीं खाता वो क्या होगा, निरामिष। ठीक। जिसकी मृत्यु होने वाली हो, जो मृत्यु होने वाली होगी क्या, मृतप्राय। फिर हो जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, वो अजात शत्रु। किए गए उपकार को ना मानता हो तो कृतज्ञ, और किए गए उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ। यानी कि किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किए गए उपकार को ना मानने वाला वो कृतज्ञ। फिर गुरु के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला छात्र कौन होगा, अंतेवासी। यानी कि जो गुरु के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा वो क्या होगा, अंतेवासी। जिस पर आक्रमण किया गया हो वो क्या होगा, आक्रांत। ठीक है। जिस पर आक्रमण किया गया हो वो क्या होगा, आक्रांत। फिर जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो वो क्या होगा, अनाहुत। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।